हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 23 के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में हो जाए और डिस्क्रिप्शन के साथ, अर्थात जो भी क्वेश्चन डिस्क्राइब करने लायक होगा, अर्थात जो अधूरा क्वेश्चन होगा और उसके बाद उसमें पूरी जानकारी नहीं होगी, उसको हम लोग पूरी तरह समझेंगे। और जो क्वेश्चन अपने आप में डिफिनीशन के टाइप में ही होगा, पूरी परिभाषा के साथ दिया होगा, उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 के इंटरफेस पर आ चुके हैं और 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक जीवों के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले हम लोग को ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन किस रूप में दिया गया है। तो ऑप्शन का तरीका है कि सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3, कौन सा सही है यही देख लेना हम लोग को। तो यहाँ पर जो है प्रोकैरियोट्स में झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है उनकी आनुवांशिक सामग्री नाभिकीय झिल्ली से घिरी नहीं होती है। उसके बाद से प्रोकैरियोट्स अनिवार्यतः अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में देखेंगे तो ये तीनों के तीनों सही हैं। तीनों के तीनों प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में सही हैं। अब हम लोग प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं ये आखिर वास्तव में ये होता क्या है। तो ये एक प्रकार के जीव होते हैं, या फिर कहें तो कोशिका भी प्रोकैरियोटिक्स होती है। और दूसरी कोशिका क्या होती है, तो यूकैरियोटिक होती है। एक तो कोशिका का नाम होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा का नाम होता है यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो मानव में होता है वो कौन सा होता है। तो मानव या फिर जो भी हम लोग जीव जंतु आज तक सामान्य तौर पर देखते हैं, जैसे गाय भैंस, बाघ शेर कुत्ता या फिर पेड़ पौधे, इन सब में कौन सा कोशिका होती है जी। तो इन सब में होती है यूकैरियोटिक कोशिका। इसीलिए इन सभी को जो भी हम लोग सामान्य जीवन में देखते हैं उन सभी को क्या कहते हैं जी, तो यूकैरियोटिक जीव बोलते हैं। वहीं पर यहाँ पर जब प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो इनकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी के प्रारंभिक काल में हुई थी। अर्थात पृथ्वी पर जब मानव का मतलब कि जीवों का जन्म हुआ था तो उसका स्वरूप कैसा था, तो प्रोकैरियोटिक था। तो प्रोकैरियोटिक पिच पहले जो थे मानव से भिन्न थे, मतलब कि इसका इसमें जरूर है कि इसमें कुछ कमी होगा। तो इसमें कमी क्या था जी, तो अविकसित था यह जो कोशिका था, या फिर ये जीव जो थे अविकसित थे। इनमें कोई भी कोशिकांग नहीं हुआ करता था। मान लीजिए कि एक कोशिका ले लीजिए प्रोकैरियोटिक का, तो ये केवल इसमें थोड़ा सा आनुवांशिक सामग्री रह गई और थोड़ा सा प्रोटीन रहा, थोड़ा सा क्या कहते हैं राइबोसोम रहे, काम खत्म। ये कोशिका को देख लीजिए तो ये कोशिका में बस 2 से 3 चीज़ें मिलती हैं, आनुवांशिक सामग्री, अ, राइबोसोम, और उसके बाद से प्रोटीन थोड़ा बहुत है और वो जीवित है। ये एक थोड़ा सा साधारण जीव। और यहीं पर यूकैरियोटिक को देखिएगा तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है या फिर जीव होते हैं, तो उनको देखिएगा तो बीच में केंद्रक होगा, उसके ऊपर झिल्ली होगी, झिल्ली के ऊपर यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस पर राइबोसोम होते हैं, गोल्गी काय होता है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सभी प्रकार के कई सारे कोशिका भित्तियाँ होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कई सारे प्रकार के कोशिकांग होते हैं। लेकिन वहीं पर प्रोकैरियोटिक में देखिए तो कोई चीज़ नहीं, सब चीज़ सिंपल। तो कुछ चीज़ नहीं रहेगा तो यहाँ पर परजीवी हो जाएंगे। तो ये सभी परजीवी ही होते हैं, आज भी मौजूद है। पृथ्वी का जो जन्म हुआ था, पृथ्वी पर जब मानव जब जीवों का जन्म हुआ था तब से ये बने हुए हैं, आज भी हैं। लेकिन ये आज में सिर्फ बैक्टीरिया या फिर कहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही रूप में है। ये कभी विशाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है वही ना अपना दोस्त बना सकता है। वैसा ही बात है कि इसके पास कुछ है ये नहीं है, इसकी आनुवंशिक सामग्री इसमें है, मतलब मतलब कि कोई कोशिकांग बहुत कम है, तो दोस्त कैसे बनेंगे, तो ये बड़ा हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये सभी के सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का डी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। यहाँ पर जो है जीव संदीप्ति 52 दिया हुआ है। जीव संदीप्ति जिनमें कुछ जीवित जीवों द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, में निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है जी, तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर ल्यूसीफेरॉन, बिलिरुबिन, मेलेनिन या फिर लिग्निन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जीव संदीप्ति को एक बार समझ जाइएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है एकदम अप्रूप ही निकल कर आ जाएगा। जीव संदीप्ति किसे कहते हैं जी, तो वैसे जीव जिनमें प्रकाश स्वतः प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अभी कहिए जीवों से प्रकाश की उत्पत्ति होती है एकदम जी, जिसका नाम है एकदम सबसे आसान चीज़ देखे होंगे, क्या नाम है, तो भुगजून ही। रात के समय जो जंगलों में जाइए, चाहे खेतों में जाइएगा, चाहे फिर किसी पेड़ पौधे पर देखिएगा। ये शहरों में तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन गांव में जब जाइएगा तो फुकजोन ही कहा जाता है। भोजपुरी में कहते हैं फुकजोन ही, मतलब कि एक छोटी सी तारा, छोटी तारा कहा जाता है। ये जो है गर्मी के दिनों में ज़्यादातर दिखाई देती है फसलों पर या फिर घास पर या फिर पेड़ पौधों के आसपास ये दिखाई देती है। ये जब अपना पंख फैलाती है, ये उड़ती भी है और उड़ती है। और जब पंख फैलाती है, बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखाई देती है, पंख फैलाती है, तो इसके पीछे से जो छोटा सा पूंछ होता है वहीं से थोड़ा सा प्रकाश निकलता है और ये पूरे जगमग जगमग कर देती है। केवल ये जीव एक ही जीव नहीं है जो भुगजोनी है, केवल एक ही जीव जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। इसके अलावा कई प्रकार के जो मशरूम होते हैं वे भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इस पर से यूपीएससी ने पहले 2024 में ही क्वेश्चन पूछ भी रखा है कि कुछ मशरूम जो होते हैं बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट इसको क्या कहते हैं जी, तो बायोल्यूमिनेसेंट, जिसको जीव संदीप्ति हिंदी में, और जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर जीव संदीप्ति शायद नाम नहीं दिया गया था, उस समय दिया गया था बायोल्यूमिनेसेंट। और ये क्वेश्चन दे दिया था। और ये अधिक जिसको पता था, जिसको जिसने इंग्लिश को जो इंग्लिश में पढ़ा था वो तो बना लिया था, लेकिन जो हिंदी के धुरंधर लोग हैं फेल हो गए थे। तो यहाँ पर जीव संदीप्तियता प्रकाश कैसे उत्पन्न होती है जी, मशरूम में हो चाहे फिर किसी जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में हो, तो ये उत्पन्न होता है ल्यूसीफेरॉन के कारण। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ल्यूसीफेरॉन जिन जीवों में, जिन पौधों में, जिन
कवकों में ये पाया जाता है, उसमें स्वतः प्रकाश की उत्पत्ति होती है रात के समय। और यहाँ पर समुद्री जीव भी, शैवाल में भी उत्पत्ति होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो जापान के तटों पर काफ़ी देखी जाती है। आंध्र प्रदेश के तट पर भी 2025 में देखी गई थी, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा से एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु के प्रतिबिंब के संदर्भ में सही है या है? एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु के प्रतिबिंब के संदर्भ में सही है या है? तो यहाँ पर जो है क्या चुनना है जी? तो सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है। और यहाँ पर तरीका क्या है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 2 और 3, न तो 1 और केवल 3। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही होगा जी। तो यहाँ पर जो है समतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु के प्रतिबिंब, तो यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा होता है। तो समतल दर्पण एक बार समझ गए तो ये आप लोगों का आंसर फटाक से बन जाएगा। समतल दर्पण की बात ही कर रहा है। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने स्थित होती है। उसके बाद से है यह वस्तु के संदर्भ में पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर समतल दर्पण जिसको आईना होता है, जो आप लोग घर में अपना मुंह देखते हैं बाल झाड़ने के लिए, चाहे कुछ लगा हो तो उसको साफ करने के लिए, चाहे थोबड़ा सुधारने के लिए। सबसे अच्छा सुनिए, तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो एकदम सही। आपका प्रतिबिंब तो सीधा ही बनता है, ऐसा थोड़ी ना कि आपको उलट दिया जाता है। एकदम उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर आप रहते हैं। जब दूर रहिएगा आईना से तो आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जब नजदीक आइएगा तो आपका जितना नजदीक आइएगा उतना बड़ा बनते जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा नंबर दे रहा है कि पार्श्व परिवर्तित होता है, तो एकदम सही है। पार्श्व परिवर्तन का अर्थ क्या होगा जी? आपका दायां कान जो है बायां तरफ दिखाई देता है। आप आईना में तरफ जब देखिएगा तो दायां कान, जो मान लीजिए कि ए के सामने जब आईना रखी, सॉरी ए नहीं, बी के सामने जब आईना रखिएगा तो आईना, अगर यहाँ पर आईना रख दीजिएगा तो ये कैसा दिखाई देगा दी? तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि आगे दाएं का सामग्री पीछे चला जाता है, अब दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है। यही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दायां का जो सिनारियो है वो बायां चला जाए, बायां का सिनारियो दायां चला जाए। तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो यहाँ पर सही देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल पेंशन योजना यहाँ पर दे रहा है, यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसके संदर्भ में क्या सही कथन का चयन करना है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है, चाहे जो हो जाए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन का संदर्भ इसको कहते हैं, सही या फिर गलत। और फिर क्या देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये सही है या फिर सही है या फिर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है, केवल यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है कि नहीं, ये ऑप्शन देखिए। तीसरा काम है, तब चौथा काम है आप लोग का ये पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद से सही या फिर गलत, ऑप्शन का तरीका और संदर्भ। तो ये 4 चीज़ देखने के बाद क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, अटल पेंशन योजना। उसके बाद से दे रहा है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है, 18 से 60 वर्ष के। इसके बाद से यह जो है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देता है। तो अटल पेंशन योजना है जो न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी देता है, एकदम सही है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में देखेंगे आप लोग के घर में लगभग अधिकांश लोग इसमें योजना में, जो असंगठित क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं, असंगठित श्रमिक होते हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, या फिर कहें तो कोई मिस्त्री होते हैं, या फिर किसी मैकेनिक में मैकेनिक होते हैं, तो ये सभी लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं और ये जाकर अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। और इससे छोटा छोटा पैसा हमेशा जमा करते रहते हैं। 18 से 60 वर्ष के बीच में उनको पैसा मिलता है, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनको पेंशन के रूप में 60 वर्ष के बाद मिलता रहता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो एकदम सही है। केंद्रीय क्षेत्र किसको बोलते हैं जी? तो जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का योगदान हो। केंद्रीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार का योगदान हो, राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं हो, तो उसी को केंद्रीय क्षेत्र है यह। तीसरा नंबर भी सही है कि 60 वर्ष तक के बाद मासिक न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि सब तो ठीक है, 18 से 60 ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल हो सकते हैं जी? नहीं, केवल असंगठित क्षेत्र के, केवल असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, कामगार होते हैं, वे ही इससे पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि इस पर उच्च ऋण, मतलब उच्च ब्याज दर मिलती है। अगर मृत्यु हो जाए जमा करने वाले को तो उसको 2 लाख रुपये का तुरंत के तुरंत मिल जाता है। 2 लाख रुपये मिल जाता है, चाहे वो 10, मान लीजिए 10,000 रुपये अपने जीवन भर में जमा किए हैं, लेकिन उनको कितना रुपये मिल जाता है जी? तो 2 लाख। अगर आप दिव्यांग हो जाए या फिर गंभीर गंभीर रोग उत्पन्न हो जाए काम करने के दरमियान, तो उनको 1 लाख रुपये मिलता है। तो इसीलिए सरकार हर किसी को नहीं चुनती है, केवल जो असंगठित क्षेत्र के हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं को चुना जाता है। तो दूसरा नंबर गलत है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक घटना के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। और क्या विचार करना है जी? तो उपयुक्त घटनाएं जो है रास बिहारी बोस से संबंधित है। कौन सी घटना जो है रास बिहारी बोस से संबंधित है, यही देख लेना है। तो यहाँ पर दे रहा है कि केवल एक, तो यहाँ पर सबसे पहले केवल एक, केवल दो का ऑप्शन यहाँ पर एक बार आ जाएगा कि एक ऑप्शन दिखाई दे दे तो समझ जाइए कि वही ऑप्शन का तरीका है, एलिमिनेशन से का दुश्मन है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले से संबंधित 1912 का दिल्ली षड्यंत्र केस क्या रास बिहारी बोस से संबंधित था जी? उसके बाद से 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना, 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। उसके बाद से आज़ाद हिंद फौज के संगठनात्मक आधार का निर्माण,
तो यहाँ पर जब रास बिहारी बोस के संदर्भ में देखेंगे तो ये तीनों के तीनों कथन एकदम आ जाते हैं। उनकी जीवनी पढ़ेंगे रास बिहारी बोस के संदर्भ में तो सबसे पहले उनके संदर्भ में चर्चा जो आईएनसी का कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था 1905 में, उसी समय से उठा था। तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में सबसे पहले वे जो क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुए थे और उन्होंने दिल्ली के लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में उन्होंने सहायता किया था। जो पैसा दिया था, पैसा रास बिहारी बोस का ही लगा था, जो बम बनाने में जो पैसा लगा था। और जो फेंकने वाले थे तो वो तो अलग व्यक्ति थे, लेकिन उनको पैसा कौन दिया था जी? तो रास बिहारी बोस ने ही दिया था। और ये 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। जब यहाँ पर बम कांड हुआ तो इसके कारण उनके पुलिस को पता चल गया कि रास बिहारी बोस संबंधित थे, तो भाग कर मतलब भागे नहीं थे। कहे तो वे कहे कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब हम जाएंगे जापान। भागना कहना भी गलत है, भागना नहीं कह सकते इनको, कैसे कि हमारे महापुरुष हैं। तो इनको कहेंगे कि जापान चले गए, जापान चले गए और जापान में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। तो उनमें सबसे बेहतर प्रयास जो था, काफ़ी सोच समझ के उन्होंने बहुत पहले से सोच रखा था और उसी सोच का परिणाम निकला कि 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। उन्होंने ही सबसे पहले सोचा था कि जितने भी भारत के कैदी हैं, भारत से के जो कैदी हैं, भारत के लोगों को यहाँ पर लाया जाए, सैनिक बनाया जाए, सैनिक बनाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जाए। तो सबसे पहले सोचने वाले कौन थे जी? तो यही रास बिहारी बोस ही थे और उन्हीं को मूर्त रूप दिया, उनके सोच को मूर्त रूप देने वाले सुभाष चंद्र बोस से, एससीबी कह सकते हैं। और आज़ाद हिंद फौज की संगठनात्मक आधार का निर्माण किया। तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर तेरा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है यहाँ पर। और ऑप्शन का तरीका क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है केवल 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है जी। तो यहाँ पर तेरा अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अभिलेखन नाभिक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अभिलेखन जो है नाभिक में होता है। उसके बाद से दे रहा है अभिलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। अभिलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है जी। तो यहाँ पर हम लोग का देखेंगे तो ये तीनों के तीनों एकदम सही है। अभिलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, एक जो डीएनए का से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ये बायोलॉजिकल टर्म है, इतना क्या कहते हैं इसको, इतना डीप में कभी पूछा नहीं जाता। यूपीएससी जो है जनरल नॉलेज में, जीके में डीप से डीप जा सकता है। जीके में जितना डीप जाइएगा उतना ठीक है, लेकिन साइंस में आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा सा डीप में दिया हुआ है अनुलेखन के संदर्भ में, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके संदर्भ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बायोलॉजी का एक एक चैप्टर को बात करने लगे तो इतना समय लग जाएगा। अब हम लोग का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ कि 1 घंटे में कंप्लीट कर लें, 2 घंटा 3 घंटा भी लग जाएगा। तो ज़्यादा बायोलॉजी वाले चैप्टर को कोशिश नहीं करना है। हाँ, डीप वाला क्वेश्चन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में, सॉरी यहाँ पर हिस्ट्री जियोग्राफी से अगर डीप में क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है। लेकिन बायोलॉजी या फिर फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो अपने महासागर है जी। साइंस का क्षेत्र तो महासागर है, उसमें अगर पानी पीने भी गए तो डूब जाइएगा। तो थोड़ा सा इसीलिए महासागर के आसपास घूमते रहना है, लेकिन महासागर में डुबकी नहीं लगाना है साइंस के सेक्टर में। यहाँ पर दे रहा है रासायनिक अभिक्रिया और प्रकार। तो यहाँ पर दे रहा है कोयले का दहन अपघटन अभिक्रिया से होता है। तो यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। कौन कौन से सुमेलित है जी? और ऑप्शन का तरीका क्या है? वही है जो मंजूर खुदा होगा, वो मंजूर खुदा यही होता है। अगर ये आता है तो हम लोग का बहुत सहायता मिलता है जी। लेकिन अब जो है, अब तो ये तो दांत दिखा कर खुशी मनाने का मौका भी नहीं देता है। कहाँ इसका क्वेश्चन का पहले जो होता था, आप लोग देखे होंगे 70 से 80 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड पर आते थे। लेकिन 2022 का यूपीएससी को क्या हुआ, 2023 में ही बदल दिया। 2023 के बाद से आप लोग देखिएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन ही मात्र जो है एलिमिनेशन मेथड पर आ रहे हैं। फिर भी ठीक है, थोड़ा स्टॉप हो रहा है तो अभी तो छन्नी से जो कम पढ़ने वाले हैं छटा जाते हैं पहले ही। कोयले का दहन अपघटन अभिक्रिया से होता है जी, या फिर ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की से जल का बनना संयोजन से। इसके बाद से संक्षारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया से। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर संयोजन के कारण हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिएगा संयोजन किसको कहते हैं जी? तो 2 अणुओं का आपस में मिल जाना। यहाँ पर H2 आता है, वो मिल जाते हैं, बस जल बन जाता है, तो संयोजन जुट गए। यहाँ पर संक्षारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संक्षारण किसको? जंग लगना। किसी भी चीज़ में जंग लगना, जंग केवल लोहे में जंग नहीं बल्कि तांबे में भी लगता है, पीतल में भी लगता है, चांदी में भी लगता है। तो जहाँ जहाँ जंग लगता है सब पर क्या होता है? संक्षारण की अभिक्रिया कहते हैं इसको। यहाँ पर 2 और 3 तो सही है, लेकिन कोयले का दहन जो है ये अपघटन नहीं है। यह तो यहाँ पर जो है 1 नंबर गलत हो जाएगा। यह कार्बन का ऑक्सीजन से संयोजन है। या कोयले का दहन क्या है जी? तो कोयले के कार्बन का ऑक्सीजन से संयोजन है, तब जाकर जो दह जाता है, अपचयन नहीं होता है। अपचयन का अर्थ होता है कि अपने आप से, जैसे कहते हैं ना कि माटी का ढेला की तरह फूट जाना, उसको अपचयन की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर यह जो है कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजन से कोयले का दहन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हम लोग लगा चुके हैं, 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में लंबाडी कुडुख मुंडारी शब्द संबंधित है। लंबाडी कुडुख
मुंडारी शब्द संबंधित है, तो यहाँ पर दे रहा है उत्तर पूर्व भारत के नृत्य रूप में, उत्तर पूर्वी भारत के नृत्य के रूप में, या फिर पारंपरिक परिषदों से, या फिर प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला से, या फिर जनजातीय परिभाषाओं से। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, जनजातीय भाषाओं से जुड़ा हुआ है ये सभी। लंबाडी, लंबाडी कढ़ाई का भी नाम सुने होंगे, लंबाडी एक भाषा भी है, जनजातियों की भाषा है, कुडुख भी है और मुंडारी भी है। तो ये सभी के सभी ये सभी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं जी? अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। ये लंबाडी कढ़ाई आप लोग को जहाँ पर प्रचलित होगा वहीं पर ना, तो लंबाडी कढ़ाई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। तो वहीं की जनजातियाँ जो है ये लंबाडी, कुडुख और मुंडारी भाषाएं बोलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है। एसआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशियां हैं? मूल राशियां कौन सी और क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दे रहा है द्रव्यमान, लंबाई, आवेश, तापमान। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है द्रव्यमान, लंबाई, आवेश और तापमान। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन का तरीका क्या है? 1 2 3, 1 2 1 2 4 और क्या दिया हुआ है जी? तो 3 और 4 जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान, यहाँ पर कौन कौन से सही हो जाएंगे जी? तो यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है। द्रव्यमान जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली के अनुसार मूल राशियाँ, द्रव्यमान मूल राशि है। लंबाई भी क्या है? जैसे द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो एम से, तो मूल है। उसके बाद लंबाई को मीटर से मापते हैं, ये भी मूल है। लेकिन जो आवेश होता है तो ये कैसे होता है जी? तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं जी। और यहाँ पर तापमान भी है, तो तापमान भी मूल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है केवल 2 ही हो जाएगा, 1 और 2, सॉरी 4 भी हो जाएगा। तापमान भी मूल ही होता है। तो यहाँ पर मूल राशि तापमान भी है। कैसे कि तापमान की जो होता है सेल्सियस में मापा जाता है, तो सेल्सियस में माप लिया जाता है। यहाँ पर द्रव्यमान को एम से मापा जाता है, लंबाई को मीटर से, इसके बाद से तापमान को भी सेल्सियस से मापा जाता है। यहाँ पर ये तीनों के 1 2 और 4 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेश जो होता है ये मूल नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। रोगों पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर और क्या विचार करना है जी? तो कितने जो है जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोगों के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, प्लेग। तो जीवाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं जी? तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनको आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है जी? तो जीवाणु जनित रोगों का एक ट्रिक होता है। ट्रिक से भी बहुत चीज़ याद होता है। जैसे कि आप लोग को ये जो जीवाणु जनित रोगों का होता है जहाँ सॉरी है जहाँ सिर्फ श्वेत प्रदर काली कुष्ठाई जो होता है, पहले हम लोग एक बुक आता था ट्रिक का, तो उस पर से याद कीजिएगा तो मिलेगा है जहाँ सिर्फ सिर्फ श्वेत 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 प्रद ऐसे ही होता है, श्वेत प्रद काली कुष्ठाय। तो यहाँ पर ये सभी के सभी ये जितने भी जीवाणु से रोग होने वाले हैं, प्रमुख रोग होते हैं, इनकी सारी जानकारियाँ है। तो यहाँ पर कैसे कहिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी जानकारियाँ हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना ही में मिल जाता है? है से हैजा भी एक जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद से जहाँ से यहाँ पर है जहाँ से क्या होता है जी? तो हैजा होता है। सी से सिफिलिस होता है। श्वेत प्रदर से श्वेत प्रदर का जो रोग होता है। काली से काली खांसी होता है। कुष्ठाई से कुष्ठ रोग होता है। और टाइफाइड से टाइफाइड होता ही है। टाई से टाइफाइड होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ट्रिक में हैं और ये जीवाणु से जनित होने वाले रोग हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो इनमें क्या कौन कौन से रोग आ रहे हैं जी? तो इनको देख लीजिएगा यहाँ पर जो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से इसमें आ रहे हैं? तो इसमें तो शायद ये प्लेग का नाम आ रहा है जी। मलेरिया भी किससे, सॉरी यहाँ पर जो देखिएगा मलेरिया किससे होता है जी? सबसे बड़ी बात तो ये है, मलेरिया आप लोग को बता देगा। यहाँ पर प्लेग का नाम इसमें नहीं है लेकिन होगा। तो यहाँ पर मलेरिया किससे होता है जी? तो मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से या फिर प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं होगा। क्षय रोग भी जो होता है, टीबी भी होता है, तो यहाँ पर यह जीवाणु से होता है। प्लेग भी होता है जीवाणु से। तो 1 और 3 सही है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हम लोगों ने झूठ मूठ का लिख दिया, क्या कहते हैं पूरा थी नाम। यहाँ पर जो जितना भी नाम है किसी को कहीं अभी नहीं किया बैक्टीरिया वाला। फिर भी याद रखिएगा, इसमें से कोई आ जाए तो याद रखिएगा है जा सिफिलिस, श्वेत प्रदर, काली खांसी, कुष्ठ रोग, उसके बाद से टाइफाइड, इसको याद रखिएगा। ये सभी जीवाणु से ये भी होते हैं। यहाँ पर मलेरिया प्रोटोजोआ से रोग होता है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राजनयिक रिक्त स्थान पद का तात्पर्य है। राजनयिक रिक्त स्थान पद, यहाँ पर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेज कहते हैं। तो इसके संदर्भ में दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ किसी एक राष्ट्र की क्षेत्रीय संप्रभुता नहीं होती है, जहाँ किसी एक राष्ट्र की क्षेत्रीय संप्रभुता नहीं होती है। इसके बाद से वैश्विक नेतृत्व में ऐसा अंतराल जिसमें समन्वय की आवश्यकता होती है किंतु कोई विश्वसनीय समन्वयक उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेज के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर ये बी नंबर सही हो जाएगा। ऐसा अंतराल जिसमें समन्वयक की आवश्यकता होती है किंतु कोई विश्वसनीय समन्वयक उपलब्ध नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा
यूएसए मतलब कि यूएसए और यूएस इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया था, सॉरी देख लीजिए, केवल इतना ही देख लीजिए कि यूएस द्वारा जो यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो यहाँ पर ये भी सुपर पावर है और ये महाराज जो हैं बहुत जिद्दी आदमी हैं। ये सुपर पावर, ये जिद्दी आदमी अभी पूरे दुनिया का दिमाग में ठनक रहा था। न्यूज एजेंसी के बारे में सुन रहे होंगे कि अभी इन दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। कैसे कि ईरान भी जब कहते हैं ना जिद्दी आदमी के सामने आप अथी करिएगा, भले कहते हैं कि उसको स्वयं मन हार जाएगा, पूरा शरीर हार जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, सब चीज़ लुटा देगा फिर भी हार नहीं मानेगा। तो ऐसा ईरान है और यूएस के पास तो बम गोला बारूद या फिर पैसा का ताकत है ही है, फिर भी तब इनके बीच शांति कौन लाएगा। तो इसी को कहा गया था कि राजनयिक रिक्त स्थान, जिसको डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेज, कौन मध्यस्थता करेगा ताकि युद्ध की समाप्ति हो, क्योंकि युद्ध कभी भी युद्ध से समाप्त नहीं होता है। ये एकदम अटल सत्य है कि युद्ध जो है युद्ध से कभी समाप्त नहीं होता है। युद्ध किस तरह समाप्त होता है, शायद ही कभी इतिहास में बाई चांस कोई युद्ध होता है जो कि युद्ध जो है युद्ध को समाप्त कर देता है, नहीं। और वर्तमान समय में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है कि युद्ध से ही युद्ध समाप्त हो जाए। कैसे समाप्त होता है जी युद्ध? युद्ध जो है शांति वार्ता से समाप्त होता है और शांति वार्ता बिना मध्यस्थ के नहीं होता है। मध्यस्थ जब तक नहीं होगा तब तक शांति वार्ता नहीं होगी और जहाँ पर मध्यस्थ नहीं होगा शांति वार्ता भी नहीं हो पाएगी। तो यही हुआ था जो यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ है, इसके संदर्भ में अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है मध्यस्थता कर रहा है, तब जाकर यूएसए और ईरान के बीच कुछ सुलह बन रहा है और युद्ध को टाले जाने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल हो गई हैं। तो यही है हम लोगों का डिप्लोमेटिक वाइट स्पेसेज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर है रसायन विज्ञान में जलीय अथवा अन्य तरल। यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में जलीय अथवा अन्य तरल विलयनों की अम्लता या क्षारीयता के मापन के लिए पीएच पैमाने। यहाँ पर अम्लीयता और क्षारीयता के मापन के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में पीएच के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पीएच मान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर मतलब कि क्रम बता देना है कि सबसे ज़्यादा किसका पीएच मान होता है, उससे कम किसका पीएच मान होता है, उससे कम किसका पीएच मान होता है, यही बता देना है। यहाँ पर जब देखेंगे तो नींबू का रस दिया हुआ है, उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कास्टिक सोडा। तो इसका पीएच मान जब देखिएगा तो नींबू कैसा होता है तो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है तो 2 से 2.4 के बीच होता है। मतलब अधिकतर जगहों पर 2 ही मिलता है, अर्थात नींबू का जो पीएच मान होता है 2 के आसपास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 10 होता है। जबकि कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है जी, तो इसका पीएच मान 12 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक क्रम में ही दिखाई दे रहा है, 3 नंबर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से 2 उसके बाद से 2 तब 1, 3 2 1 के फॉर्म में है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा कहीं 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है 3 2 1 जो अम्लीय पीएच मान का क्रम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब विचार कर लेते हैं, यहाँ पर दे रहा है सामान्य नाम और इसके से रासायनिक सूत्र। तो ये याद होना चाहिए, सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O, उसके बाद से बेकिंग सोडा Na2CO3, वाशिंग सोडा Na2CO3 इंटू डॉट 10H2O, उसके बाद से जिप्सम CaSO4 डॉट 2TH2O। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि हम लोग कौन कौन सा मैच है जी, तो 1 नंबर तो एकदम सही है। 1 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यही होता ही है, CaSO4 1/2 H2O। और इसके बाद से है बेकिंग सोडा का जो यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सुमेलित है। सेकंड नंबर तेरा बेकिंग सोडा का थी रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3 होता है। इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। यहाँ पर दे रहा है Na2CO3, यह तो वाशिंग सोडा का ये होता है जी। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर तो यह सही है, कैसे कि Na2CO3 जो होता है वाशिंग सोडा का होता है, 10H2O सही है। लेकिन बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है जी, तो NaHCO3 होता है। और जिप्सम का फार्मूला भी मैच है, अर्थात यहाँ पर जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O होता है। 1 नंबर मैच है, 3 नंबर मैच है, 4 नंबर, मतलब 3 ठो ऑप्शन जो है यह सुमेलित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, 3 ठो ऑप्शन जो कि सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं जी, तो क्या विचार करना है जी, तो यहाँ पर दे रहा है कि कौन कितने कथन सही हैं, प्रजनन के संदर्भ में कितने सही हैं। तो यहाँ पर दे रहा है अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद से लैंगिक प्रजनन से संततियों में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। और उसके बाद से सभी बहुकोशिकीय जीव लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो सभी बहुकोशिकीय जीव बोल रहा है कि लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं जी। तो यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है, अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक मतलब कि जो पेड़ पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि कंद से ही, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि आलू में ऐसे निकला है, इसमें जो आँख निकला है उसी से निकल जाता है, उसी को काट कर लगा दीजिए। तो इसमें लैंगिक प्रजनन तक कोई हुआ नहीं। कोई बहुत सारे पौधे होते हैं जाके पौधे के टहनियों को काट कर लगा दिया, जो लग जाता है और नया पौधा निर्माण हो जाता है। यहाँ पर लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा नंबर दे रहा है कि लैंगिक जनन से संततियों में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, एकदम सही है। जब युग्मक बनेंगे, पुरुष कहीं से और आएगा, महिला कहीं से और आएगी, और जब युग्मनज करेंगे, इनसे युग्मनज जो निर्माण होगा तो दोनों की विशेषता होगा, जिसके कारण विविधता आती है। तो यहाँ पर यह भी सही है, 1 और 2 सही है। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है कि सभी बहुकोशिकीय जीव लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। तो अब बताइए पेड़ पौधे भी तो
बहुकोशिकीय हैं, वो तो लैंगिक जनन नहीं करते हैं जी। यहाँ पर तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। लैंगिक और अलैंगिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, हम इतना समझते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन आप लोग जानते होंगे, तो इसीलिए हम लोग आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंड लैंडसेट नेक्स्ट लैंडसेट नेक्स्ट इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लैंडसेट यहाँ पर कैसा विचार करना है जी, कौन कौन से सही हैं। 3 ऑप्शन है, केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग का कौन कौन सा हो जाएगा जी। यहाँ पर जो दे रहा है कि लैंडसैट नेक्स्ट के संदर्भ में यह उपग्रह कार्यक्रम पृथ्वी की बदलती सतह का मानचित्रण करेगा, जिससे जिससे जलवायु निगरानी और आपदा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। तो उसके बाद से एकदम यह सही है। लैंड यह इसका कार्य ही है, यह जलवायु के जो पृथ्वी का जलवायु बदल रहा है सब के बारे में जानकारी है, जो पृथ्वी भू अवलोकन उपग्रह है यह। और दूसरा नंबर देख लेते हैं। यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई सरकार की संयुक्त पहल है। कह रहा है कि जाक्सा और ऑस्ट्रेलियाई सरकार की संयुक्त पहल है जी। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि यह जो है नासा की पहल है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लैंडसेट नेक्स्ट द्वारा जो है नासा द्वारा शुरू किया गया है। और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नासा प्लस अमेरिकी क्या कहेंगे, अमेरिकी जियोग्राफिकल सर्वे, एजीएस बोल सकते हैं इसको, सॉरी इसको यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे इसको कहते हैं। तो नासा और यूएसजीएस ने मिलकर शुरू किया इसको, ना कि नासा और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने। तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर पढ़ेंगे चाहे नहीं, देख सकते हैं सही पूछा गया है, 2 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है, 2 नंबर गलत है, हम लोग का आंसर फटाक से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग इंसुलिन का स्राव करता है? कौन सा भाग जो है कि इंसुलिन का स्राव करता है? तो यहाँ पर दे रहा है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, अधिवेग वलकुट। तो यहाँ पर जो है सही जो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जो है इंसुलिन का निर्माण करती है। 10th लेवल का फैक्चुअल क्वेश्चन है यह, कि इंसुलिन कहाँ से निर्माण होता है जी? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के संदर्भ में और क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर तेरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का स्थानांतरण होता है, पूर्व प्रतिरक्षी स्थानांतरण होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करती है। और यहाँ पर क्या देखना है जी? तो कौन से कथन सही हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही है। तो एक नंबर तो एकदम सही है जी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी का एंटीबॉडी का स्थानांतरण होता है। जैसे दूसरा नंबर दे रहा है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है दीर्घकालिक होती है, तो यहाँ दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करती है। तो एकदम सरासर गलती है, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है यह दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करती है, जबकि निष्क्रिय जो है अल्पकालिक संरक्षण प्रदान करती है। यह उल्टा दे दिया है, दूसरा नंबर गलत है। तो दूसरा नंबर गलत है, एक नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। किसी ऑप्शन का तरीका हम लोग को एक ही देखकर ऑप्शन का तरीका पता लग जाना चाहिए। यहाँ पर तेरा अनुप्रस्थ तरंगों के संदर्भ में विचार करना है। विचार कर लेते हैं। और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। अनुप्रस्थ तरंग, सबसे पहले यह याद होना चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंग कहते किसे हैं, इसकी गति की दिशा कैसी होती है जी? क्या यह गर्त या लंब या बनाता है, या फिर एक दूसरे के समानांतर चलता है? यह ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है जी? तो एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के समानांतर होता है। ये कह रहा है तरंग की गति की दिशा के समानांतर होता है। उसके बाद से कह रहा है यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे गैसीय माध्यम में संचरित नहीं हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे गैसीय माध्यम में संचरित नहीं हो सकती हैं। उसके बाद से कह रहा है द्वितीयक भूकंपीय तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग और दो तरह का होता है, एक वो अनुप्रस्थ होता है और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनुदैर्ध्य एक ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसकी गति कैसी होती है जी? तो ये मान लीजिए कि यहाँ से ध्वनि चली और इसको आना है यहाँ पर, तो कैसे चलेगी? एक कण निकलेगा, दूसरे को ठोकेगा, दूसरा ठोकेगा तीसरे को, तीसरा ठोकेगा चौथे को, चौथा ठोकेगा पांचवें को, पांचवा ठोकेगा छठे को, छठा ठोकेगा सातवें को। मतलब कि ये कण जो है एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, दूसरा कण इसी के समानांतर चलते रहेगा, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये कण जो है एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं गति की दिशा के। और वहीं पर जब अनुप्रस्थ की बात करते हैं तो ये कण जो होते हैं लंब गर्त लंब गर्त लंब गर्त लंब गर्त लंब गर्त, मतलब कि इनकी गति की दिशा श्रृंग और गर्त से एक दूसरे के लंबवत होती है, ना कि समानांतर। अनुदैर्ध्य की समानांतर होती है, जबकि अनुप्रस्थ की लंबवत होती है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि विस्थापन गति की दिशा के समानांतर होती है, तो यह एकदम सरासर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर जो दे रहा है कि गैसीय माध्यम में संचरित नहीं हो सकती, एकदम सही है। और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर जो है भूकंपीय तरंग की जो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, द्वितीयक तरंग, एकदम सही है। यहाँ पर 2 और 3 सही है, एक गलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग एक नंबर काट दिए थे, तो एक नंबर काटते एक नंबर काटते, तो ऐसे भी आंसर निकल जाता हम लोग का एलिमिनेशन मेथड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाउली इंजन पद का प्रयोग प्रायः पाउली इंजन निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? पाउली इंजन पद का प्रयोग यहाँ पर दे रहा है कि परमाणुओं के एक समूह की 2 क्वांटम अवस्थाओं के बीच बीच ऊर्जा के अंतर को कार्य में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर पाउली का नियम आप लोग पढ़े होंगे, 12th क्लास में आता है, 11th क्लास में भी पाउली का नियम जो आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आगे जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पाउली का नियम जब 11th क्लास में पढ़िए तो ऊर्जा के अंतर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
आज हम लोग 75 ही क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ काम के कारण हम दिन में व्यस्त रह चुके थे और अन्य क्लासेस जो है समय पर पूरा होंगी। तो आज केवल इतना के लिए करने के लिए हम एक दिन में किसी दिन 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज केवल 75 ही क्वेश्चन देखेंगे, और जो आज 25 बच रहा है और कल का 50 हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। एक दिन में 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में विचार करना है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल जो होता है आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर जो दे रहा है, और इसके बाद ऑप्शन का तरीका पहले देख लीजिए। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है, और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लेना है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है एकदम बढ़िया से। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा सही है जी। तो यहाँ पर दे रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक भी हो सकता है। तो उसके बाद से दे रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल जो है द्रव्यमान और अवशेष आवेश दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जब आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है कि केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है जी। यहाँ पर आपका दिमाग ठनक जाना चाहिए, कह रहा है कि केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल इससे स्वतंत्र है। तो यहाँ पर ये समझ में आए चाहे नहीं है, ये समझ लीजिए आप लोग कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल तो ठीक तो है, दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अर्थात जो है चंद्रमा कुछ पृथ्वी यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा जब पृथ्वी से थोड़ा सा नजदीक आता है तो ज्वार भाटा, इसके कारण ये जो है ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है चंद्रमा का। लेकिन जबकि कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय बल इससे स्वतंत्र है, तो यह गलती हो जाएगा। दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय बल इससे स्वतंत्र है, तो यह गलत है। क्यों जी? कि विद्युत चुंबकीय बल भी दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय दो चुंबक को देख लीजिए, ज़्यादा साइंस पढ़ने की जरूरत, रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो ठो चुंबक रख दीजिए और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो जितना यह चुंबकत्व एक दूसरे पर लगाएंगे, क्या इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर कर दिया, एक चुंबक यहाँ पर रख दीजिए, एक चुंबक 1 किलोमीटर कर दीजिए, तो क्या ये उतना ही अपना बल लगाएंगे जी? नहीं लगाएंगे। 3 नंबर गलत है। अब यहाँ पर हम लोग आइए, 3 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत, 3 नंबर गलत, 3 नंबर गलत, हम लोग का आंसर 1 नंबर आ गया। 2 नंबर में कन्फ्यूजन भी हो सकता था, 3 नंबर में हम लोग का आंसर देकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोर प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमओआर प्रयोग के संदर्भ में और क्या विचार करना है जी? तो सही विचार कर लेना है। एमोर प्रयोग के संदर्भ में सही। यह मोलिब्डेट क्रिस्टल में न्यूट्रिनोलैस डबल बीटा क्षय की खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। मोलिब्डेट क्रिस्टल में न्यूट्रिनोलैस डबल बीटा क्षय की खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। उसके बाद से है, यह प्रयोग वर्ष 2015 से संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में संचालित हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एमोर के संदर्भ में 1 नंबर तो एकदम सही है। यहाँ पर मोलिब्डेट क्रिस्टल में न्यूट्रिनोलैस डबल बीटा की क्षय की खोज के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि यह जो है 2015 से जो है यहाँ पर यूएसए में संचालित, यूएसए के यूएसए में संचालित हो रहा है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यह जो कह रहा है कि यूएसए में संचालित होता है, एकदम गलती है। यह जो है एमोर इनिशिएटिव जो है यूएसए में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में संचालित हो रहा है। एसके इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, साउथ कोरिया में संचालित हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, 1 नंबर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर रोग दे रहा है, कारक दे रहा है, सही सुमेलित का चयन करना है। कौन से रोग किस कारण से होता है? यहाँ पर दे रहा है कि फाइलेरियासिस या फिर फाइलेरिया कह रहा है कि विषाणु से होता है जी। उसके बाद से डेंगू प्रोटोजोआ कह रहा है, चिकन पॉक्स विषाणु, मलेरिया जीवाणु। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कीजिए कि फाइलेरिया कह रहा है विषाणु से, फाइलेरिया विषाणु से होता है। तो सबसे आम बीमारियों में हर कोई आपके गांव में आसपास देखे होंगे, फाइलेरिया जो होता है बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है, जो कि एक नेमेटोड होता है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ होता है, तो यहाँ पर यह तो सरासर गलती हो जाएगा, तो 1 नंबर गलत है। उसके बाद से दूसरा नंबर दे रहा है कि डेंगू जो होता है प्रोटोजोआ से, तो डेंगू प्रोटोजोआ से होता है जी। डेंगू जो होता है विषाणु से होता है। किससे होता है जी? तो यह विषाणु से होता है, फाइलेरिया प्रोटोजोआ से, जबकि डेंगू विषाणु से होता है। उसके बाद से कह रहा है चिकन पॉक्स विषाणु से होता है, तो यहाँ पर तीसरा नंबर एकदम सही है, चिकन पॉक्स विषाणु से ही होता है। मलेरिया तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो केवल एक ही ऑप्शन सुमेलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत फ्यूज के संदर्भ में विचार करना है और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। फ्यूज के संचालन के लिए निहित सिद्धांत विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। फ्यूज के संचालन के लिए निहित सिद्धांत जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। यह विद्युत घटक के साथ समानांतर रूप से जुड़ा होता है, विद्युत घटक के साथ समानांतर रूप से जुड़ा होता है जी। तो यहाँ पर जो देखेंगे 1 नंबर एकदम सही है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से जुड़ा होता है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत तापीय प्रभाव से जुड़ा होता है। लेकिन जो दे रहा है कि यह जो है समानांतर रूप से जुड़ा होता है, नहीं, यह समानांतर रूप से नहीं बल्कि यह जो होता है श्रेणी क्रम रूप से जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम रूप से जुड़ा होता है, ना कि समानांतर।
तो यहाँ पर श्रेणी अगर समानांतर जुट जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अंतर देख लेते हैं हम लोग। विद्युत फ्यूज एक ऐसा स्टेबलाइजर में लगा हुआ एक छोटा सा शीशे और तांबे का जो मिला हुआ एक बना होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी पतली सी तार होती है, यहाँ से विद्युत का तार, मेन बोर्ड से तार जो आता है, ये मशीन में जाने का जो इलेक्ट्रिक यहीं से जाता है। लेकिन जब जैसे ही विद्युत प्रवाह बढ़ जाती है या जो गल जाता है, गल के जैसे ही गला बस विद्युत प्रवाह यहाँ से यहाँ जाना बंद। अगर यही नहीं रहता तो जितना अगर हाई वोल्टेज आता तो सीधे मशीन में जाता है, मशीन को जला देता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जल गया तो पूरा मशीन बच गया, इसीलिए इसको लगाया जाता है। अब यहाँ पर समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम दो चीज़ें देखना है। जब तारों का संयोजन एक दूसरे के समानांतर किया जाए तो उसको समानांतर क्रम में कहते हैं। जैसे कि सभी के घरों में बल्ब, पंखे जो भी लगे होते हैं सभी समानांतर क्रम में लगे होते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है जी, तो एक यहाँ पर बल्ब लगा है, उसी में से एक तार निकला, दूसरा बल्ब उसी से जल रहा है, तीसरा उसी में से तार निकला, तीसरा बल्ब जल रहा है, चौथा जल रहा है, पांचवा जल रहा है, ऐसे होता है। श्रेणी क्रम इसको बोलते हैं कि मतलब कि एक दूसरे से सभी जुड़े होते हैं। अगर यहाँ का बबल खराब, बस सारा बबल बंद। और यहाँ पर यह लाभ होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस तार का बल्ब यहाँ पर लगा या खराब हुआ तो इन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तार अलग है। और जबकि यहाँ पर नुकसानदायक होता है। लेकिन फ्यूज जो होता है इसी क्रम में लगाया जाता है। क्यों जी? क्योंकि अगर मान लीजिए कि फ्यूज को यहीं पर ना लगाया जाएगा, जब यहाँ पर फ्यूज को लगाया जाएगा, जब ये फ्यूज पिघल जाएगा तो ये सारे के सारे उपकरण बच जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वायुयान की खिड़कियों को वर्गाकार की जगह गोलाकार आकृति में स्थापित किए जाने के पीछे निहित कारणों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? जो वायुयान की खिड़कियां होती हैं, हर जगह आप लोग खिड़की देखते होंगे कि चौकोर होती हैं, हर जगह खिड़की चौकोर होती है, लेकिन वायुयान की खिड़की कैसी होती है जी? गोल होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है जी? तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि वर्गाकार खिड़कियों की तुलना में गोलाकार खिड़कियों का तान्यता सामर्थ्य अधिक होता है। तान्यता सामर्थ्य की बात कर रहा है कि अधिक होता है, तो इससे वायुयान का लाभ होता है जी। दूसरा नंबर दे रहा है, वायुयान खिड़कियों की तुलना में, वर्गाकार खिड़कियों की तुलना में गोलाकार खिड़कियों में किनारों के अनुदिश तनाव अधिक समान रूप से वितरित होता है। तनाव समान रूप से वितरित होता है इसी के कारण, जैसे कि आप लोग ये जो चौकोर खिड़की होगा तो यहाँ पर जब तनाव लगता है, बाहरी जब वायुयान उड़ता है तो बाहर से बहुत ज़्यादा तनाव, मतलब कि बाहरी फोर्स लगता है, वायु का वेग रहता है। तो इससे क्या होता है, तो ये जो है यहाँ पर चनक उत्पन्न हो सकता है। पहले प्रारंभिक रूप से जो वायुयान बनाए गए थे यहाँ पर प्रभाव देख लिया गया, इसीलिए अब जो गोल खिड़कियाँ होती हैं तो जब वायु का वेग पड़ता है तो ये एक दूसरे के जो है एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं और तान्यता जो तनाव होता है समान रूप से वितरित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर दबाव पड़ा तो यहाँ पर भी वो उसको सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, मतलब पूरा सपोर्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको गोल खिड़की लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत अपघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैद्युत अपघटन के संदर्भ में विचार करना, क्या विचार करना है जी? किस तरह का विचार करना है, सही या फिर गलत? सही कथन पर विचार कर लेना है। और तरीका क्या है? केवल 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो देख लेते हैं यहाँ पर कैसा है जी। तो यहाँ पर जो दे रहा है हम लोग देखते हैं कि वैद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक परिवर्तन कराया जाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। उसके बाद से जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर ऑक्सीजन गैस तथा एनोड पर हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होता है। अब आगे पढ़े चाहे नहीं, यहाँ पर माथा आपका ठंडा करना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कैथोड पर ऑक्सीजन गैस तथा एनोड पर हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होना चाहिए, तो यहीं पर यह जो है एकदम सरासर गलती हो जाएगा। यहाँ पर साधारण भाषा में समझिए, कैथोड कैसा होता है जी? तो यह पॉजिटिव माना जाता है। कैसा होता है? जो पॉजिटिव। जबकि एनोड कैसा होता है जी? तो निगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव होता है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन को लीजिएगा तो इसमें 8 अणु होते हैं। अब इसको ज़्यादा हम लोग डीपली समझने लगे तो ज़्यादा डीपली नहीं समझना हम लोग को, थोड़ा सा ओवरव्यू की तरफ देखिए। तो यह जो ऑक्सीजन जो होता है एनोड की तरह काम करता है, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक दूसरे से उलट फेर करके दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। देखते हैं एलिमिनेशन मेथड काम करने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत, दूसरा नंबर गलत, यहाँ पर अभी भी एक नंबर एकदम सही है। तीसरा नंबर देख लेते हैं सही है कि नहीं। वैद्युत अपघटन का उपयोग जो है धातुओं के विद्युत लेपन तथा धातुओं के परिष्करण में किया जाता है। वैद्युत अपघटन का उपयोग कर धातुओं के विद्युत लेपन तथा धातुओं के परिष्करण में किया जाता है, एकदम सही है यह। तो धातुओं के परिष्करण, वैद्युत लेपन किसको कहते हैं जी? तो धातु जो होता है उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, संक्षारण से बचाए रखने के लिए वैद्युत लेपन किया जाता है, तो इसीलिए परिष्करण होता है। यह तो एकदम जनरल क्वेश्चन है जी। जैसे साइकिल का हैंडल पर आप लोग देखेंगे, साइकिल का हैंडल लोहा का होता है लेकिन उस पर विद्युत लेपन कर दिया जाता है तो चांदी की तरह चमकने लगता है। 3 नंबर सही है, 1 नंबर सही तथा ही 1 नंबर एकदम सही है और 3 नंबर भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोगों ने इस क्लास में 75 तक की क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 25 क्वेश्चन इस क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो उसमें 75 क्वेश्चन एक बार में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और क्लास में बनी रहिएगा आगे भी, तो आपको हम सारे टेस्ट को सॉल्व कराएंगे और इसको फिर से इन सारे टेस्ट को एक बार और रिवीजन कराएंगे आधे घंटे में 100 क्वेश्चन का। तो उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा, एग्जाम के समय रिवीजन के लिए सबसे जरूरी होगा वो, तो उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।